है आपका एमसीक्यू गुरुकुल के साथ। साथियों, बीपीएससी पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 45 बीपीएससी प्रीलिम्स पार्ट 2 वीडियो को रिलीज कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो बीपीएससी पीवाई की सीरीज प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 1 वीडियो को देखें। उसने हमने प्रथम 20 प्रश्नों को कवर करा है, उससे जुड़े डिटेल एक्सप्लेनेशन को कवर करा है जो आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो में हमने नेक्स्ट 20th क्वेश्चन को कवर करा है, जो क्वेश्चंस हमारे 45 पीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे और उनसे जुड़े तथ्यों को हमने इस तरह से डिज़ाइन करा है, उस तरह से हमने सम्मिलित करा है, वो आने वाले एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, यानी कि 20th प्रश्न है। 20 प्रश्नों की चर्चा तो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, अगले 20 प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। 21वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस प्रमुख नेता द्वारा किया गया था? हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? आपके ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। वो बम्बई आज मुंबई के नाम से जानी जाती है और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। और इसी आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि बाद में आंदोलन की पहचान बन गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आई थिंक आपने पहले प्रश्न के ही एक्सप्लेनेशंस में देख लिया और आई थिंक इसका आंसर आप जानते भी हैं, फिर भी ये पूछा गया तो हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा इस महान नेता द्वारा दिया गया था? हु गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई? दोस्तों, आपके ऑप्शंस है पीसी रॉय, जेसी बोस, सीवी रमन और महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी? हु प्रेसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपके ऑप्शंस हैं गणेश आगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नेरोजी और फिरोज शाह मेहता। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कांग्रेस के अधिवेशक की अध्यक्षता किसने की, ये प्रश्न किसी न किसी रूप में आपसे पूछने की संभावना अत्यधिक रूप से बनती है। इसलिए आप हर कांग्रेस के जो सेशंस हैं उसकी अध्यक्षता किसने की थी और वो कांग्रेस का सेशन कब हुआ था, ये बिल्कुल याद करके जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू। इससे जुड़ी कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नेरोजी जी की थी। और दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नेहरू। और दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह से उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाउ पुस्तक भी लिखी थी। तो दादा भाई नेहरू जी के बारे में एक रिच कंटेंट आपके पास है। पहली बात की अध्यक्षता कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने 1886 में कलकत्ता में की थी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वो भारत के पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश संसद की हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश करने वाले थे। और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जो कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये कांग्रेस अधिवेशन हमने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, अलग अलग अधिवेशन, और उसके वो कब हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये सब हमने यहाँ पर ऐड करा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं या एक बार देख सकते हैं, अगर आप पहले से याद है आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब से प्रभाव में लाया गया था? व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट? ऑप्शंस है 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 15 नवंबर 1905। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905।
बंगाल विभाजन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था और इस विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और यह योजना 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक रूप से लागू की गई थी। तो आपका क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि बंगाल विभाजन कब से प्रभाव में लाया गया? ठीक है, तो घोषणा की कब किए थे? 19 जुलाई 1905 को। और यह प्रभाव में कब लाया गया, यानी कि आधिकारिक रूप से लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। तो दोनों अलग चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? 19 जुलाई 1905 को। ये घोषणा लागू कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और जब बंगाल को विभाजित किया गया था तो दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पूर्वी पूर्वी बंगाल का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ था? ढाका में। और सर एंड्रयू फ्रेजर को पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए और उससे जुड़े प्रश्न भी किसी न किसी रूप में अलग अलग इंस्टांस में आते रहते हैं। ठीक है, और भारतीय जनता में व्यापक असंतोष फैलने के कारण यह विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। तो लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। और उसे रद्द कब किया गया? 1911 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता, यानी कि गरमपंथी के रूप में जाना जाता? तो आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा की थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष थे। अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने, और इसलिए वो नरम दल के थे। ठीक है, और इसी तरह से तीन ऑप्शन बचते हैं। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन अगर आप करेंगे तो एक दो ऑप्शन तो इसी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक राजनीति दो धाराओं में विभाजित थी, नरमपंथी और गरमपंथी। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। इससे पहले नरमपंथी ही थे लगभग, इसलिए दादा भाई नौरोजी का ऑप्शन सेलेक्ट करना अनुचित था। ठीक है, नरमपंथी नेता संवैधानिक माध्यमों से और संवाद के द्वारा सुधार की मांग करते थे। और बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी विचारधारा के नेता थे जो सीधी कार्रवाई या जन जागरण विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आंदोलन करो और अंग्रेजों को भगाओ। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, 22 राष्ट्रीय शिक्षा जैसे आंदोलनों का भी नेतृत्व किया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर वाज द इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है जापान, वर्मा, सिंगापुर और इंग्लैंड। दोस्तों, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई थी। और इस सेना की नींव रास बिहारी बोस द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने इसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। तो कम नींव किसने रखी थी? रास बिहारी बोस ने। लेकिन कमान सुभाष चंद्र बोस जी को दी गया और उन्होंने इसकी स्थापना भी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की। ठीक है, इससे जुड़े कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की चर्चा करते हैं, जिसे जापान और वर्मा को शामिल किया गया था। तो जापान के बारे में देखते हैं कि रास बिहारी बोस 1915 में जापान चले गए। ठीक है, और वहीं से उन्होंने आईएनए की योजना बनाई थी। हालांकि वास्तविक रूप से आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। जापान में योजना उन्होंने बनाई, वो जापान में प्रवासित थे, वहीं से वो क्रांतिकारियों की व्याख्या करते थे और धीरे धीरे योजना बनाते हुए आते, और वो सिंगापुर में इसका गठन किया गया। और उस तरह से बर्मा में देखते हैं तो बर्मा आईएनए के सैन्य अधिकारियों का प्रमुख क्षेत्र था, परंतु उसकी स्थापना भी वहां दी हुई थी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? वेन वे भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग? ऑप्शन है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 और 23 मार्च 1934। तो उसका सही आंसर है 23 मार्च 1931। हाँ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर के शटरंज जेल में शाम 7:30 बजे फांसी दी गई थी। और तीनों क्रांतिकारी किस संगठन से जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA से जुड़े। ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी शानदास की हत्या की थी, जिसे दिल्ली असेंबली में बम फेंका था, जिस वजह से इन्हें फांसी की सजा हुई थी। लेकिन इससे जुड़ा एक तथ्य है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए कौन थे? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? ऑप्शन है लॉर्ड एटली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटली एंड सर पी लॉरेंस। उसको उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस।
कैबिनेट मिशन योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने हेतु भेजी गई और यह मिशन ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों सर पैट्रिक लॉरेंस, सर क्रिस्टोफर क्रिप्स और एबी रेजेंडर की नेतृत्व में भारत आया। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन के तत्कालिक भारत मंत्री सर पैट्रिक लॉरेंस ने की थी, क्योंकि उस वक्त कहा जाता था कि ब्रिटेन का, आपने कहावत भी सुनी होगी कि ब्रिटेन में कभी सूरज नहीं डूबता है, क्योंकि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों पर उनका कब्जा था और अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। उसी तरह से भारत मंत्री जो थे ब्रिटेन के, वो कौन से, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, और उन्होंने ही कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? हु पॉपुलराइज्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ऑप्शन था इकबाल, एम के गांधी, भगत सिंह और एस टी बोस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे अधिक क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ा हुआ था और इसकी शुरुआत मौलाना अख्तर मुसोलिनी 1921 में की, लेकिन इसके लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया, क्योंकि वो इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए फांसी के नारे पे चढ़े। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का आधिकारिक नारा भी हिंदुस्तान इनकलाब जिंदाबाद ही बन गया था। अगला प्रश्न है, श्री योगेंद्र शुक्ल को 7 दिसंबर 1942 में कहां से गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शंस हैं रांची, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। जी, श्री योगेंद्र शुक्ल भारतीय क्रांतिकारी थे और 7 दिसंबर 1942 को उन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बक्सर जेल में रखा गया, जहां वो 3 वर्षों तक बंद रहे। मार्च 1944 में उन्होंने बक्सर जेल में भूख हड़ताल की शुरुआत की और 1946 में जेल से रिहाई पाई। क्योंकि योगेंद्र शुक्ल बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक थे, इसलिए इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज पब्लिश फ्रॉम पटना? आपके ऑप्शन है भारतीय राष्ट्र, पंजाब केसरी, प्रभाकर और डॉन। सबसे पहले तो डॉन हटा दीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की पाकिस्तान में प्रकाशित हुआ करता था, लाहौर से। और अगले 3 ऑप्शन है पंजाब केसरी, प्रभाकर और भारतीय राष्ट्र। दोस्तों प्रभाकर और पंजाब केसरी को आप इसी तरह एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सही ऑप्शन है भारतीय राष्ट्र। भारतीय राष्ट्र पटना बिहार से प्रकाशित होने वाला स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था और इसका स्वामित्व दरभंगा के महाराज सर कामेश्वर सिंह के पास था। इस समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में हुई थी। एक इससे जुड़ा हुआ कुछ ज्यादा तथ्य नहीं है, बस इतना याद रखना है कि भारतीय राष्ट्र पत्रिका या समाचार पत्र की शुरुआत कामेश्वर सिंह ने 1928 में की। ठीक है। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? इन विच जेल वॉज जगत नारायण लाल इम्प्रिजन्ड? आपके ऑप्शन है बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल और हजारीबाग जेल। जगत नारायण लाल भी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उससे जुड़े प्रश्न किसी न किसी रूप में हो सकता है ये पूछे जाए बिहार स्पेशल में। ओके, तो इसका सही आंसर है बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानी थे, उन्हें बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, जो पटना में स्थित प्रमुख औपनिवेशिक जेल थी। 1926 में उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन में महासचिव का पद संभाला था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संविधान सभा के सक्रिय सदस्य भी थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल पार्टी? ऑप्शन है कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी और रायबाड़ी। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी और समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। 1934 में उन्होंने पटना में बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, जो कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह था। 1948 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और समाजवादियों के साथ मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। तो जयप्रकाश नारायण की पार्टी जो उन्होंने बनाई थी वो क्या थी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र शर्मा का संबंध किस गांव से था? फ्रीडम फाइटर रामचंद्र शर्मा बिलोंग टू विच विलेज? आपके ऑप्शन है ग्रोसिस, इंदपुर, पेमा और अमराहा। स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र शर्मा का संबंध किस गांव से था? ऑप्शन है ग्रोसिस, इंदपुर, पेमा और अमराहा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमराहा। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण किस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे? श्री नरसिंह नारायण वाज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रवादी और साम्यवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी। अगला प्रश्न है,
चूंकि इन सब प्रश्नों से जुड़े कुछ खास तत्व हमारे पास अवेलेबल है नहीं और कोई इतने इंपॉर्टेंस भी है नहीं, इसलिए हमने तथ्यों को शामिल नहीं किया है। हम फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस प्रसिद्ध कवि ने प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया? विच फेमस पोएट विटनेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट हैंड? आपके ऑप्शन हैं मीर तकी मीर, जौब, गालिब और इकबाल। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी गालिब। मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में निवास कर रहे थे और उन्होंने इस विद्रोह के दौरान उत्पन्न भय, दुख और अराजकता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर विरोधी निम्नलिखित में से कौन था? Who among the following was the most staunch enemy of the British during the revolt of 1857? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदाम अब्दुल्ला, मौलाना फैजुल हक हैराबादी और नवाब अली आगा तनी। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 की क्रांति के प्रखर और अग्रणी नेता थे। उन्होंने अवध क्षेत्र में विद्रोह को संगठित किया था और उसका नेतृत्व किया था। अतिरिक्त जानकारी में मौलवी इदाम अब्दुल्ला थे, वो एक धार्मिक विद्वान थे और 1857 क्षेत्र में सहारनपुर क्षेत्र में सक्रिय रहे 1857 के आंदोलन में। लेकिन उनका आंदोलन जो था धार्मिक और आध्यात्मिक था, न कि व्यापक विद्रोही स्वरूप का था। उसी तरह से अगला ऑप्शन है क्या मौलाना फैजुल हक खैराबादी, वो भी एक प्रसिद्ध विद्वान थे, लेखक थे, ब्रिटिश के विरुद्ध में फतवा जारी किया था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व उन्होंने नहीं किया था। अगला ऑप्शन है नवाब लियाकत अली, वो एक प्रयागराज संसदीय स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने कुछ समय के अंग्रेजों के विरुद्ध शासन भी किया था। लेकिन मौलवी अहमदुल्ला शाह जितने प्रभावशाली वो व्यापक स्तर पर सक्रिय नहीं थे। तो इससे जुड़े अन्य जानकारियों को आप याद रखें, हो सकता है पूछे जा सके, बट ना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? या भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? Who holds the supreme authority in the political system? आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे अगर ध्यान दें तो धर्म तो सबसे पहले हट जाएगा, तो 3 ऑप्शंस में आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी संविधान, क्योंकि संविधान से ही सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? संविधान के पास। भारतीय लोकतंत्र के लिए संविधान पर आधारित है, जो सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। यह संविधान भारतीय शासन प्रणाली, नागरिक अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। संविधान सरकार की शक्तियों और कार्यक्षेत्र की सीमाएं तय करती है। चाहे कोई भी संस्था हो, संसद हो या न्यायपालिका, उसकी वैधानिक वैधता संविधान के अंतर्गत ही होती है और यह मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद की प्रणाली को भी परिभाषित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राज्य सरकार में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस में सबसे पहले लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कि मुख्यमंत्री के सचिव और मुख्य सचिव। तो मुख्यमंत्री के सचिव जो है उनके पर्सनल सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं राज्य के मुख्य सचिव। ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करता है। वह राज्य विधानसभा को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, भंग कर सकता है। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है। जब विधानसभा में सत्र नहीं होती है तो राज्यपाल ही अध्यादेश जारी करते हैं। यद्यपि राज्य का वास्तविक शासन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है, फिर भी कार्यकारी प्रमुख के रूप में राज्यपाल की स्थिति सर्वोच्च होती है। ठीक है, चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है वह है राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? Who advises the state government on legal matters? महान न्यायवादी, महाधिवक्ता, महान न्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह भारतीय पद यह पद संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है। ठीक है, और महाधिवक्ता का कार्य राज्य सरकार को विधिक सलाह देना है और उससे जुड़े अन्य कार्यों का निर्माण करना। और उनमें से अनुच्छेद 194 के अंतर्गत से राज्य विधानमंडल में बोलने और भाग लेने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। ये 2 अनुच्छेद जो हमने यहाँ मेंशन करा हुआ है, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 194, इससे जुड़े जो अनुच्छेद 165 है उसके तहत क्या है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो है महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद होता है। और अनुच्छेद 194 के तहत महाधिवक्ता को राज्य में विधानमंडल में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये दोनों अनुच्छेद आप याद रखेंगे, महाधिवक्ता से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, तो हर वीडियो के अंत में हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो पहले आप वीडियो का जो भी इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो प्रश्न है, महान न्यायवादी कौन होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? हु इज द अटॉर्नी जनरल एंड हु अपॉइंट्स द? दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हम लास्ट में पूछते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको किसी न किसी रूप में बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को इग्नोर ना करें। अगर आप प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो सबसे पहले इसके कमेंट सेक्शन में जाएं, क्वेश्चन का आंसर करें, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाके देखें कि आपने सही आंसर करा है कि नहीं करा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ कल सुबह 10 बजे। तो मैम सीक्यू गुरुकुल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।